तो आप समझते हैं कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी बनाई कैसे जाती है, कंपनी चलाई कैसे जाती है। तो एक बार इस एग्जांपल से समझते हैं सारी बातों को। तो यहाँ पर हमारे 5 लोग हैं। ये जो है एक कंपनी बनाना चाहते हैं, ये बिजनेस करना चाहते हैं कंपनी की फॉर्म में। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंपनी को पैसा दिया। ये इनकी एक कंपनी है जिसका नाम इन्होंने रखा है XYZ लिमिटेड। अब ये लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, कई जगह आपने देखा होगा कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लगा होता है, कई जगह प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है। तो उसका क्या चक्कर होता है, तो ये भी देख लो। कंपनी जो है 2 टाइप की होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है और प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। अब ये क्यों लिखा होता है, तो वो आपको कंपनी लॉ के अंदर पढ़ने को मिलेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आपका एक सब्जेक्ट होगा कंपनी लॉ, जिसके अंदर आप कंपनी से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशन लॉस पढ़ोगे। तो वहां पर बताया जाता है कि आखिर पब्लिक कंपनी का नाम कैसे रखा जाता है, प्राइवेट कंपनी का नाम कैसे रखा जाता है, तो वो अलग बात है, अलग सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें अकाउंटिंग करनी है इस कंपनी की। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं तो क्या करा, ये 5 लोग हैं, इन्होंने एक कंपनी बनाई XYZ लिमिटेड। सिर्फ लिमिटेड लिखा है, इसका मतलब है ये एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है बड़ी कंपनी। आप ये समझ सकते हो, पब्लिक कंपनी का मतलब है बड़ी कंपनी और प्राइवेट कंपनी का मतलब है छोटी कंपनी। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने लोग, अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी है, यहाँ पर एक काम करो, इसको लिख दो प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि फिर ये पब्लिक कंपनी बनी नहीं सकती ना, क्योंकि यहाँ पर 5 लोग हैं। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 लोग होने जरूरी है, 7 मेंबर्स होने जरूरी है, या आप बोल सकते हो 7 शेयर होल्डर्स होने जरूरी है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मैंने आपको बताया था जो लोग कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं या मेंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कंपनी को पैसा देंगे, ये लोग कंपनी को पैसा देंगे, कंपनी इनको शेयर्स देगी, कंपनी इनको शेयर्स देगी। लेट्स सपोज कंपनी का एक शेयर है 100 रुपए का। अगर किसी को भी कंपनी के अंदर पैसा लगाना होता है तो वो कंपनी को पैसा देगा और कंपनी बदले में उसको शेयर्स देगी, यानी कूपन देगी। मैंने आपको बताया था ना। यहाँ पर मान लेते हैं इन्होंने, इन 5 लोगों ने कंपनी को 50 लाख रुपए दिए। इन्होंने कंपनी से 50 लाख के शेयर्स खरीदे, कूपन खरीदे। एक कूपन 100 रुपए का था, तो इन्होंने कंपनी को 50 लाख रुपए दिए, बदले में कंपनी ने इन्हें 50,000 कूपन दिए, 50,000 शेयर दिए। ये निकालना तो आपको आता है ना। कंपनी को मिले 50 लाख, एक कूपन था 100 रुपए का, तो कंपनी ने बदले में इनको कितने दिए, 50,000 कूपन दिए या 50,000 शेयर दिए, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। 50,000 क्या है, ये नंबर ऑफ शेयर्स। और ये क्या है हमारा, ये है प्राइस पर शेयर, प्राइस पर शेयर। और ये 50 लाख क्या है, ये हमारा शेयर कैपिटल, ये होती है हमारी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है, इसने क्या करा, इसके पास आई 50 लाख, इसने क्या करा, हम इसको ऐसे बोलते हैं कि इसने जो है अपनी शेयर कैपिटल का डिवीजन कर दिया, अपनी शेयर कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में बांट दिया, और इस स्मॉल यूनिट को बोला जाता है शेयर्स। कंपनी ने 50 लाख की शेयर कैपिटल को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में बांट दिया और एक स्मॉल यूनिट का प्राइस है 100 रुपए। यह हमने एग्जाम्पल में लिया 100 रुपए। हो सकता है कंपनी जो है 1 रुपए का शेयर निकाल दे, या फिर 10 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है, 50 रुपए भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। वो तो कंपनी की मर्जी है, कंपनी जितने मर्जी चाहे उतना अपना शेयर का प्राइस रख सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर किसी को कंपनी के अंदर पैसा लगाना हो तो वो क्या करेगा, वो कंपनी को पैसा देगा और बदले में कंपनी उसको अपने शेयर्स देगी। और शेयर का प्राइस तय हो रखा होता है कि एक शेयर इतने का है, अगर आपको जितना पैसा लगाना है उसके हिसाब से आप उतनी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। तो ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर बात हो गई कि कंपनी जो है 2 तरीके की होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब है बड़ी कंपनी जिसमें मिनिमम 7 लोग होते हैं, मिनिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने होते हैं, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। आप पब्लिक कंपनी की अगर मैक्सिमम की बात करूं तो पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम जो है अनलिमिटेड मेंबर्स पैसा लगा सकते हैं। जो जनरल पब्लिक होती है, मैंने आपको बताया था ना, कंपनी के अंदर पैसा कौन लगाता है, आम लोग, जनरल पब्लिक। आपके हमारे जैसे लोग कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। इंडिया में कई सारी कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा है, जियो है, एयरटेल है, वीआई है। ये सारी कंपनीज के अंदर किसने पैसा लगाया है, जनरल पब्लिक, आम लोगों ने पैसा लगाया है। आम लोगों ने इन कंपनीज के शेयर्स खरीदे। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जगह जगह पर जो बोलते हैं कि हमारे पास रिलायंस के शेयर है, टाटा ग्रुप्स के शेयर है, एयरटेल के शेयर है, वीआई के शेयर है। तो जनरल पब्लिक जो है वो कंपनी के अंदर पैसा लगाती है। कौन सी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, इसीलिए इसको पब्लिक कंपनी बोला जाता है। पब्लिक कंपनी के अंदर अनलिमिटेड पर्सन कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। वही प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, कुछ रोक लगा दी जाती है। अब ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कौन, किसी भी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का काम करता है कंपनीज एक्ट 2013।
कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, ये वो ईयर है जिस ईयर में ये एक्ट इफेक्टिव हुआ था, यानी लागू हुआ था। अब ये एक्ट क्या होता है, तो एक्ट होते हैं रूल्स और रेगुलेशन, या आप लॉज बोल सकते हो। गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के अंदर लॉज पास करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो उसी तरीके से कंपनीज के ऊपर लगने वाला एक्ट, कंपनीज के ऊपर लगने वाला लॉ कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। इस एक्ट के अंदर हमें सारी बातें बता रखी है कि आखिर कंपनी किस तरीके से बनाई जाएगी, कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या होगा, कंपनी चलाने का प्रोसेस क्या होगा, कंपनी को क्या करना है क्या नहीं करना, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, कंपनी के अंदर कौन काम कर सकता है कौन काम नहीं कर सकता, किसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, सारी बातें कंपनीज एक्ट के अंदर हमें बता रखी है। तो जब कंपनी बनाई जाती है, इन 5 लोगों ने कंपनी को पैसा दिया, ये 5 लोग चाहते हैं कि हम जो है एक कंपनी बनाए। ये क्या करेंगे, ये जाएंगे कंपनीज एक्ट के पास। कंपनीज एक्ट कौन चला रहा है, कंपनीज एक्ट जो है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ने जो है कुछ अथॉरिटीज बना रखी है। अगर आपको कंपनी बनानी है तो आप उन गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाओगे और वहां पर जाके जो है उनको बोलोगे कि मुझे कंपनी बनानी है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे कि एक काम करो, आप जो है 2 डॉक्यूमेंट तैयार करके लाओ। 2 डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे पास, कंपनी के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है एमओए जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा होता है एओए जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एमओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी का नाम लिखा होगा, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे होंगे, कंपनी की लायबिलिटी लिखी होगी, और भी कई सारी बातें लिखी होती हैं। अगर एओए की बात करूं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो इसके अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन लिखे होंगे कि आखिर कंपनी किस तरीके से काम करेगी, कंपनी के इंटरनल रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, जब कंपनी बना दी जाएगी तो उसके बाद कंपनी किस तरीके से वर्क करेगी। तो ये सारी बातें एओए के अंदर लिखी होती है। ये एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। जब आप कंपनी लॉ वाले सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां पर आप डिटेल में पढ़ोगे। हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो जब कंपनी लॉ आप पढ़ोगे, कंपनी लॉ एक सेपरेट सब्जेक्ट है, तो वहां पर जो है आपको पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ने को मिलेगा, जो बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही कंपनीज एक्ट के ऊपर है, तो वहां पर बहुत डिटेल में बात होती है एओए और एमओए के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको उतना बता दिया जितना अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। तो समझ में आ गया। तो ये क्या करेंगे, ये जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी कहेगी कि ये 2 डॉक्यूमेंट बना के लेके आओ। तो इन्होंने जो है इस कंपनी के ये 2 डॉक्यूमेंट बना दिए। उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है इनके ये 2 डॉक्यूमेंट अपने पास सबमिट कर लेगी, इनकी कॉपी अपने पास सबमिट कर लेगी, और इनके लिए ये कंपनी बना देगी, कंपनी तैयार करके दे देगी, यानी कंपनी को रजिस्टर कर लेगी। कंपनी को रजिस्टर कर लिया, कंपनी का नाम पड़ गया XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो कंपनी को उसका नाम मिल गया। अब कंपनी चलाएगा कौन, कंपनी में काम कौन करेगा, क्या ये 5 लोग कंपनी में काम करेंगे, तो चाहे तो कर भी सकते हैं, इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है तो ये कंपनी में काम कर भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि क्या ये इतने क्वालिफाइड हैं कि ये कंपनी में काम कर पाएंगे, कंपनी को चलाना इनको आता होगा, कंपनीज एक्ट इनको मालूम होगा। तो मालूम हो सकता है ये लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन हो सकता है ये लोग अनपढ़ हो, ऐसा भी हो सकता है। इनके पास पैसा है तो जरूरी थोड़ा है इनको जो है कंपनी चलानी आती हो, उनको बिजनेस करना आता हो। तो मान लेते हैं इनमें से 1-2 का आता हो तो वो कंपनी चला लेंगे। अगर ये भी हो सकता है कि इनमें से किसी को भी कंपनी चलानी ना आती हो, तो ये क्या करेंगे, ये लोग जो है कंपनी चलाने के लिए कुछ और लोगों को अपॉइंट करेंगे। तो ये जो कंपनी के मेंबर्स हैं, ये जो है कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। ये कौन है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनको कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस है। इनको बोला जाएगा मैनेजमेंट। ये कंपनी का स्टाफ है जो कंपनी चलाएगा, कंपनी में काम करेगा, किसके बिहाफ पे, इन मेंबर्स के बिहाफ पे। क्योंकि कंपनी का असली मालिक कौन है, कंपनी का मालिक वो है जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, यानी कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, आप कोई भी नाम से बोल सकते हो। तो इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया और कंपनी को चला कौन रहा है, कंपनी के डे टू डे वर्किंग कौन कर रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। अगर इनको कलेक्टिवली बोला जाए इन तीनों को, या कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 15 कितने भी हो सकते हैं, तो उनको कलेक्टिवली बोला जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिनको अपॉइंट इलेक्ट किसने करा है, मेंबर्स ने। जिनको रिमूव करने की पावर भी किसके पास है, मेंबर्स के पास। अब ये भी हो सकता है कि कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स भी हो सकता है इनमें से कुछ लोग यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बन जाए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। तो समझ में आ गया। अब देखो, इन्होंने कंपनी को पैसा दिया, अब कंपनी इस पैसे का क्या करेगी। तो ये जो मैनेजमेंट रखा है, ये मैनेजमेंट अपने एक्सपीरियंस से, अपने क्वालिफिकेशन से, अपने पढ़ाई लिखाई से अपना दिमाग लगाएगा और सोचेगा कि अब हम इस पैसों का क्या करें, किस तरीके से इसका बिजनेस करें। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इस पैसों से कंपनी के एसेट खरीदेंगे। एसेट का मतलब क्या होता है, कंपनी की प्रॉपर्टी। कंपनी का एसेट जो है वो कंपनी के नाम पे खरीदा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारा जो कंपनीज एक्ट है, ये कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनी जो है एक सेपरेट पर्सन है। ध्यान से सुनो, कंपनी जो है एक सेपरेट पर्सन है, कंपनी को एक सेपरेट पर्सन का स्टेटस दे रखा है कंपनीज एक्ट ने। कंपनी को एक सेपरेट पर्सन का स्टेटस दे रखा है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनी अलग है और कंपनी के मालिक अलग है। क्या बोल रहा हूं मैं, कंपनी अलग है और कंपनी के मालिक अलग है। ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ये ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने जो है कंपनी को पैसा दे दिया, अब जो है
हमारा कंपनी के ऊपर पूरा हक हो गया, कंपनी के सारी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा हक हो गया। ये 50 लाख रुपए किस तरीके से खर्च करने हैं ये हम बताएंगे, ऐसा ये लोग नहीं बोल सकते। ये 50 लाख रुपए कंपनी के अंदर कैसे खर्च होगा, किस तरीके से इसका यूज करा जाएगा, वो काम किसका है, वो देखने का काम है कंपनी के मैनेजमेंट का, ना कि इन शेयर होल्डर्स का। इन्होंने एक बार कंपनी में पैसा लगा दिया, उसके बाद इनको मिलेगा डिविडेंड। कंपनी काम करेगी, प्रॉफिट कमाएगी और प्रॉफिट का एक हिस्सा इनको बांट देगी एज अ डिविडेंड। तो इन्होंने कंपनी के अंदर पैसा क्यों लगाया, ताकि जो है इनको बदले में डिविडेंड मिल सके, प्रॉफिट का हिस्सा मिल सके। एक कारण तो ये हो गया। अब दूसरा कारण एक और सुन लो कि आखिर कोई भी इंसान कंपनी में पैसा क्यों लगाता है, कोई भी पर्सन कंपनी में पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है, कंपनी के शेयर क्यों खरीदता है। तो उसके दो रीजन होते हैं। एक तो होगा रीजन डिविडेंड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को मिलता है। दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लगाया जाता है कंपनी के अंदर पैसा। आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो आप क्या करोगे, आप जो है कहीं पर कोई प्रॉपर्टी खरीद लोगे। क्यों खरीदते हो, ताकि फ्यूचर में उसका रेट बढ़ जाएगा। उसी तरीके से हमारे शेयर्स होते हैं। अगर आप आज कंपनी का एक शेयर खरीद रहे हो 100 रुपए का, तो हो सकता है फ्यूचर में वो शेयर का प्राइस 500 रुपए हो जाए, 1000 हो जाए। कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता रहता है। तो जनरल पब्लिक जो है कंपनी के शेयर खरीदती है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। कंपनी का शेयर का प्राइस इंक्रीज होता रहता है। अब जरूरी नहीं है इंक्रीज ही होगा, कई बार डिक्रीज भी हो जाता है, तो उस केस में उनको लॉस भी हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से ये लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं। प्रॉपर्टी में ना लगाते हुए शेयर्स के अंदर लगा देंगे, क्योंकि शेयर्स का प्राइस जो है वो प्रॉपर्टी के मुकाबले तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या करा, इन्होंने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी जो है कंपनी के बिहाफ पे, या मैं कहूँ कंपनी के अंदर ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कंपनी को क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, इन पैसों का क्या करना है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा था कि कंपनी एक्ट ने बोला है कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। सेपरेट पर्सन का मतलब है कि कंपनी अपनी मर्जी से अपने नाम पे, कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, इसलिए कंपनी को एक नाम मिला हुआ है, कंपनी को उसका खुद का नाम मिला हुआ है। कंपनी जो है इन शेयर होल्डर्स के नाम पे काम नहीं कर रही, कंपनी को अपना खुद का नाम मिला हुआ है। कंपनी के डे टू डे वर्किंग में ये लोग दखल नहीं दे सकते। शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के अंदर कंपनी के काम में दखल नहीं दे सकते। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि कंपनी के नाम पे क्या क्या खरीदा जाए। कंपनी जो है अपने खुद के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, कंपनी के नाम पे कंपनी की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कंपनी का बैंक अकाउंट भी हो सकता है, कंपनी जो है अपने नाम पे लोन भी ले सकती है, कंपनी जो है अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। कंपनी एक सेपरेट पर्सन है तो कंपनी अपने नाम पे खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। क्या बोला गया, सेपरेट लीगल पर्सन। कंपनी के पास खुद के राइट्स होते हैं और कंपनी की खुद की ड्यूटीज भी होती हैं। तो कंपनी अपने नाम पे असेट खरीद सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, फर्नीचर खरीद सकती है, कुछ भी खरीद सकती है, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी खरीद सकती है। उसी तरीके से कंपनी जो है लायबिलिटी भी क्रिएट कर सकती है, लोन भी ले सकती है, बैंक से लोन ले सकती है अपने नाम पे। और कंपनी की कैपिटल तो होती है, ये लोग कंपनी को पैसा देंगे तो वो तो कंपनी की कैपिटल कहलाएगी। तो कंपनी की खुद की एसेट होती है, खुद की लायबिलिटी होती है, खुद की कैपिटल होती है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। ये मैनेजमेंट है, ये कंपनी को चला रहा है। अब देखो ये 5 लोग हैं, इन्होंने कंपनी को पैसा दे दिया, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी इनको लगा कि हमें ये कंपनी अब पसंद नहीं आ रही, हमने कंपनी स्टार्ट तो जरूर करी थी लेकिन अब हमें इस कंपनी से बाहर निकलना है, कंपनी जो है हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही। कई बार होता है ऐसा, 5 लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 लोग कंपनी के ऊपर हावी हो गए। इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने कंपनी के अंदर और ज्यादा पैसा लगा दिया, बाद में इन्होंने कंपनी को और ज्यादा पैसा दे दिया, और फिर आगे जाके ये लोग जो है मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे हिसाब से काम होगा। होता क्या है, कंपनी के अंदर जो है कोई भी फैसला लेना होता है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो उसके लिए वोटिंग होती है। और वोटिंग किस तरीके से होती है, वोटिंग कौन करता है, वोटिंग करवाता है मैनेजमेंट, लेकिन उसमें पार्ट लेते हैं कंपनी के मेंबर्स। और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो वोटिंग करते हैं किसके अकॉर्डिंग, वोटिंग करी जाती है शेयर्स के अकॉर्डिंग। जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे वो उतने ज्यादा उसकी वोट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, जिसके पास कम शेयर्स होंगे उसकी वोट की वैल्यू उतनी कम होगी। शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के मालिक है, लेकिन मालिक कितने कम है कितने ज्यादा है वो डिपेंड करता है कि आपने कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे हैं। आपने मान लो रिलायंस के 2 शेयर खरीद लिए, तो क्या आप रिलायंस के मालिक हो गए, आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो। लेकिन क्या आप रिलायंस के डिसीजन में इफेक्ट डाल सकते हो, रिलायंस के डिसीजन को चेंज करवा सकते हो, नहीं करवा सकते ना, क्योंकि आपके पास रिलायंस के सिर्फ 2 शेयर है, 5 शेयर है, 10 शेयर है। रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी वैल्यू, रिलायंस की कंपनी की वैल्यू बहुत बड़ी है। उसका आप एक छोटा सा परसेंट, 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी नहीं, कुछ पॉइंट परसेंट जो है आप खरीद रहे हो, तो उतना सा खरीद के आप कंपनी के डीजल को कैसे अफेक्ट कर सकते हो। कंपनी के डीजल को कौन इफेक्ट कर पाएगा, जिसके पास कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी, जिसके पास मोर देन 50% कंपनी के शेयर्स होंगे, वही कंपनी के डिसीजन को चेंज कर सकता है, कंपनी में डीजल ले सकता है। तो जब भी कंपनी की मीटिंग होती है, कंपनी के अंदर वोटिंग होती है, तो उस टाइम पर कंपनी के शेयर होल्डर्स वोट डालते हैं, वोटिंग करते हैं, और फिर उस टाइम पर जिसके पास ज्यादा शेयर होते हैं वो कंपनी में अपने अकॉर्डिंग काम करवा लेता है, अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन करवा लेता है।
तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि इन दो लोगों ने कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इन्होंने कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर खरीद दिए, तो उस केस में क्या होगा, ये अपनी शेयर होल्डिंग, ज्यादा शेयर होल्डिंग का इस्तेमाल करके कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन ले लेंगे, कोई भी फैसला करवा लेंगे। तो फिर हो सकता है फ्यूचर में ये तीन लोग कंपनी से बाहर निकलना चाहे, हो सकता है इनमें से कोई एक पर्सन इनकी बातों से डिसएग्री होकर कंपनी से बाहर निकलना चाहे। तो क्या ये पर्सन कंपनी से बाहर निकल सकता है? क्या ये पर्सन इस कंपनी के पास जाकर बोल सकता है कि मुझे मेरा पैसा वापस करो? ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली हो सकता है। ये कंपनी के पास जाके यही हो सकता है मेरा पैसा वापस करो, कंपनी उसको इसका पैसा वापस नहीं करेगी, क्योंकि एक बार इन्होंने कंपनी को पैसा दे दिया तो उसके बाद ये पैसा कंपनी का हो गया। इसको अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो इसके पास एक तरीका है कि ये जो है अपने शेयर को, लेट सपोज इसने जो है कंपनी के यहाँ पर टोटल शेयर कितने लिए थे, पांचों ने मिला के 50,000। लेट सपोज इसके पास कंपनी के 10,000 शेयर थे, एक शेयर कितने का था, 100 रुपए का। तो इसने कंपनी को 10 लाख रुपए दिए होंगे, इसने कंपनी को 10 लाख रुपए दिए होंगे। तो अब यहाँ पर ये चाहता है कि इसको इसके 10 लाख रुपए वापस मिल जाए, तो अब ये कैसे मिलेंगे? तो इस केस में कंपनीज एक्ट ने एक ऑप्शन दे रखा है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आप चाहो तो शेयर का ट्रांसफर कर सकते हो। शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर मान लो किसी ने कंपनी के शेयर खरीदे और फिर उसे फ्यूचर में जाके उन शेयर्स को बेचना है, कंपनी से बाहर निकलना है, तो उसके पास ऑप्शन क्या है? वो जो है इन शेयर्स को कंपनी को वापस नहीं कर सकता, बल्कि वो चाहे तो किसी अदर पर्सन को, बाहर जो है जनरल पब्लिक में बहुत सारे लोग होंगे जो इस कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, तो ये क्या करेगा, ये जो है किसी दूसरे पर्सन के पास जाएगा और जाकर उसको बोलेगा कि मैं अपनी 10,000 शेयर बेचना चाहता हूं, तो क्या तुम मेरे शेयर्स को खरीदने में, क्या तुम इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हो? इसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, तो ये इन शेयर्स को इन लोगों को बेच देगा। लेट्स सपोज इसमें जो है इससे इस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो होगा क्या, ये पर्सन इसको 10 लाख रुपए दे देगा और ये अपने शेयर, अपने 10,000 शेयर इसको दे देगा। इससे कंपनी में तो कोई इफेक्ट नहीं आया ना। अब जो है ये हो जाएगा कंपनी से बाहर और ये हो जाएगा कंपनी के अंदर इन। ये कंपनी के अंदर आ जाएगा और ये कंपनी से बाहर हो जाएगा। इसको इसके 10 लाख रुपए वापस मिल गए और इसको कंपनी के शेयर मिल गए, तो इसकी जगह पर अब ये कंपनी का मेंबर बन जाएगा, ये अब कंपनी का नया मेंबर बन गया, तो ये कंपनी का मेंबर होगा। इसको बोलते हैं कंपनी के शेयर्स का ट्रांसफर करना। कंपनी के शेयर्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ट्रांसफर के थ्रू आप कंपनी से बाहर निकल सकते हो। अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो आप ट्रांसफरेबिलिटी का इस्तेमाल करके कंपनी से बाहर निकल सकते हो। अब ट्रांसफर करने के रूल्स और रेगुलेशन पब्लिक कंपनी के अलग होते हैं, प्राइवेट कंपनी के अलग होते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर करे जा सकते हैं फ्रीली। फ्रीली का क्या हिसाब किताब है? पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो है शेयर मार्केट में मिलते हैं, जिसको हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो है वो शेयर मार्केट में मिलते हैं, आसानी से ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट के थ्रू ही पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स प्राइवेटली बेचे जाते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ऊपर, उनके ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। अभी रिस्ट्रिक्शन लिखी होती है कंपनी के एओए के अंदर, यानी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अभी रिस्ट्रिक्शन क्या होती है उसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि कंपनी के ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के रूल लिखे होते हैं कंपनी के एओए के अंदर। प्राइवेट कंपनी के शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ रोक होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस को पूरा करके प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसा नहीं प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं होते, आराम से हो जाते हैं, बस कुछ कंडीशंस होती हैं। जबकि पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, जो चाहे वो पब्लिक कंपनी के शेयर खरीद सकता है। तो समझ में आई बात? तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टोटल हैं 10, जिनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। ज्यादातर तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, लेकिन कुछ रह गए जिसको अभी हम समझते हुए चलते हैं। पहला है इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड, एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्संस। 2-4 लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर 5 लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये 5 लोग कहलाएंगे ग्रुप ऑफ पर्संस। तो यहाँ पर बात हो रही है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। कंपनी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। हमें अगर कंपनी स्टार्ट करनी है तो हमें कंपनी को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाना होगा, तो कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है। इसका मतलब है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनी का एमओए बनता है, एओए बनता है, पूरा कंपनी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर बता रखा है। तो कंपनी का पहला फीचर क्या होगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। दूसरा, कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी एक लीगल एंटिटी है, ये तो हमें पता है। कंपनी जो है लॉ के थ्रू बनी है, तो कंपनी एक लीगल एंटिटी है। कंपनी को बनाने के लिए पूरे लॉ का प्रोसेस फॉलो करा गया है, कंपनीज एक्ट का पूरा प्रोसेस फॉलो करा गया है। तो कंपनी एक लीगल एंटिटी है, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट का मतलब है कि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है। कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों सेपरेट है। कंपनी अपने आप में एक सेपरेट पर्सन है, कंपनी को एक सेपरेट पर्सन का स्टेटस दे रखा है।
इसीलिए बोला जाता है कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी के पास उसका खुद का बैंक अकाउंट होता है, खुद की प्रॉपर्टी होती है, खुद के लोन्स होते हैं, खुद का कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कंपनी के पास खुद के राइट्स होते हैं, खुद की ड्यूटीज होती है। कंपनी के अंदर जो कुछ भी होगा वो कंपनी के नाम से होगा, कंपनी के खुद के नाम पे सब कुछ खरीदा जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगला क्या है? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। तो बिल्कुल सही है, कंपनी का ओनर अलग होते हैं, कंपनी के ओनर अलग होते हैं और कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है। कंपनी के मैनेजमेंट को कंपनी के ओनरशिप से अलग करा गया है। कंपनी के मैनेजमेंट जो होता है वो एक पढ़ा लिखा स्टाफ होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जबकि कंपनी के ओनर कोई भी हो सकते हैं। जिसके पास पैसा है वो कंपनी के अंदर पैसा लगा के कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है और कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप होती है फ्रॉम मैनेजमेंट। उसके बाद क्या है? सेपरेट प्रॉपर्टी। मैंने आपको बता दिया कंपनी जो है अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदती है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोलती है, इसीलिए कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं, ये एक नेचुरल पर्सन होते हैं। हम सब जो है हम लोग नेचुरल पर्सन है, जबकि कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी लॉ के प्रोसेस से बनी है, ये एक आर्टिफिशियल चीज है। आपको कंपनी कहीं दिखेगी नहीं। कंपनी जो है कागजों में होती है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर होती है। कंपनी का नाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है। कंपनी की कोई रियल लाइफ में एक्सिस्टेंस नहीं होती, आपको कंपनी दिखने वाली नहीं है। कंपनी आपको दिखेगी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ना कि नेचुरल पर्सन है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये तो मैंने आपको बता दिया, कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं आराम से। कंपनी के शेयर्स को बोला जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। कंपनी के शेयर्स हमारी प्रॉपर्टी होते हैं, वो भी कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद बात करें लिमिटेड लायबिलिटी। इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर में देखेंगे, इसके बाद देखेंगे क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है, तो इसके बारे में अभी बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी कभी मरती नहीं है। कंपनी खत्म होती है, कंपनी खत्म होने का, कंपनी के बंद होने का एक प्रोसेस होता है। कंपनी बनाई कैसे गई थी? कंपनी बनाई गई थी कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट का एक पूरा प्रोसेस फॉलो करा गया था जिससे कंपनी को बनाया गया था। तो कंपनी जब बनाई गई है लॉ से, तो कंपनी खत्म भी लॉ से होगी। कंपनी मरने वाली तो है नहीं। अगर किसी को कंपनी के शेयर्स बेचने, इन लोगों ने कंपनी बनाई थी, ऐसे सिर्फ 5 ही लोग नहीं होते। एक बार इन 5 लोगों ने कंपनी स्टार्ट कर दी, उसके बाद मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था, अगर मान लो कंपनी को और पैसों की जरूरत है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी मार्केट के अंदर जाएगी और जाकर बोलेगी कि मुझे और ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो जो भी लोग जनरल पब्लिक से जाके बोलेगी कि अगर आप कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, मुझे जो है पैसा दे सकते हो और बदले में मैं तुम्हें कंपनी के शेयर दे दूंगी। तो कंपनी जो है, तो कंपनी के जो है बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, सिर्फ ये 5 थोड़ी ना होंगे। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती जाएगी और कंपनी जो है अपने शेयर्स को मार्केट में और भी लोगों को बेचती जाएगी। शेयर मार्केट के अंदर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती रहती है। कंपनी अगर अपने शेयर्स को मार्केट में बेचती है तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। अभी हम आगे बढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को इशू कैसे करा जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी जो है अपने शेयर्स को मार्केट में बेचती है, तो इससे कंपनी जो है अपने शेयर्स को मार्केट में बेचती है, तो इससे होता क्या है? अगर मान लो इनको कंपनी के मेंबर्स को कंपनी में अब नहीं रहना, इनको जो है कंपनी से बाहर निकलना है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग जो है किसी दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स बेच देंगे। उसके बाद ये लोग कंपनी से बाहर हो जाएंगे और जो नया पर्सन होगा वो कंपनी के अंदर एंटर हो जाएगा। तो होगा क्या? सिर्फ मेंबर्स आएंगे और जाएंगे। कुछ मेंबर्स, पुराने मेंबर्स जाएंगे और नए मेंबर्स आएंगे। एक पर्सन कंपनी से बाहर निकलेगा, दूसरा पर्सन कंपनी के अंदर एंटर होगा। कंपनी तो उसी तरीके से काम करती रहेगी, क्योंकि कंपनी चला कौन रहा है? कंपनी मेंबर्स थोड़ा चला रहे हैं, कंपनी जो है मैनेजमेंट चला रहा है, तो मैनेजमेंट तो काम करता रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कंपनी जो परपीचुअल सक्सेशन है कंपनी का। कंपनी कभी मरती नहीं है। कंपनी को अगर बंद करना है तो उसका एक पूरा लीगल प्रोसेस है, पूरा चैप्टर है हमारे पास, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जो हम पढ़ते हैं आगे जाके, आगे के चैप्टर्स में पढ़ा जाता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी नाम का चैप्टर, जिसके अंदर पूरा प्रोसेस बताया है कि अगर आपको कंपनी बंद करनी है तो आप किस तरीके से कंपनी बंद करोगे। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का प्रोसेस भी यहाँ पर कंपनीज एक्ट के अंदर ही दिया हुआ है। तो कंपनी को शुरू करा था कंपनीज एक्ट ने, तो कंपनी को बंद भी करेगा कौन? कंपनीज एक्ट। कंपनी ना मेंबर्स के आने से मरने वाली है, ना कंपनी मेंबर्स के जाने से मरने वाली है। अगर मान लो इनमें से किसी मेंबर की डेथ हो जाए तो उस केस में क्या होगा? इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी इनके जो रिलेटिव्स होंगे उनके पास उनके नाम पर शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मेंबर्स जो है वो आते हैं और जाते हैं, लेकिन कंपनी अपनी जगह पर फॉरएवर बनी रहती है। तो समझ में आ गया? नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है स्टैंप। कंपनी की अपनी खुद की स्टैंप होती है। आपने देखा होगा कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी की स्टैंप लगी होती है। आजकल जो है आजकल तो कंपनी की स्टैंप मैंडेटरी नहीं करी गई, लेकिन पहले कंपनी की स्टैंप मैंडेटरी होती थी। कंपनीज एक्ट के अंदर 2015 में एक अमेंडमेंट आई थी, गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट करी थी जिसमें बोला था, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस। कंपनीज एक्ट के अंदर 2015 में गवर्नमेंट ने एक चेंज करा जिसमें बोला कि कंपनी को जो है अपनी स्टैंप रखना जरूरी नहीं है। 2015 से पहले हर कंपनी को अपनी स्टैंप रखना जरूरी होता था, हर डॉक्यूमेंट में अपनी स्टैंप लगानी जरूरी होती थी। लेकिन 2015 के चेंज के बाद, अमेंडमेंट के बाद क्या बोल दिया कि कंपनी या तो अपनी स्टैंप रख ले या फिर उसके कंपनी के 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर सकता है, वो भी कंपनी की स्टैंप का काम कर जाएगा। तो कंपनी की स्टैंप होना, कॉमन सील होना आज की डेट में मैंडेटरी नहीं है।
वैसे अगर मैं बताऊं तो प्रैक्टिकली सभी कंपनीज के पास उसकी कॉमन सील होती है। अब अगर बात करूं लास्ट पॉइंट, वो है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। तो अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी जो है अपने नाम पे सारे काम कर सकती है, कंपनी जो है अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो अगर कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो अगर कल को कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ होती है, मान लो किसी ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और फ्यूचर में मान लो कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हो गया, कंपनी के अंदर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उसका पैसा डूब गया। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज ये एक पर्सन है, इसने कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, तो क्या होगा, ये कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी इसके साथ। तो फ्यूचर में अगर कल को कोई फ्रॉड हो जाता है, कुछ हो जाता है, इसका पैसा डूब जाता है, तो ये कंपनी के मेंबर्स के पास नहीं जाएगा, कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाके यही बोलेगा कि तुम जो कंपनी के मालिक हो, तो कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड करा, तो अब कंपनी के बिहाफ पे तुम मुझे पैसा दो। ऐसा ये नहीं बोल सकता। कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन का स्टेटस रखती है, इस पर्सन ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो कल को इसके साथ कुछ भी फ्रॉड होता है तो उस केस में ये कंपनी के ऊपर केस करेगा, ना कि कंपनी के मेंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पर क्या बोला, कंपनी जो है कैपेसिटी रखती है, कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है। और कंपनी खुद, अगर मान लो कल को इसने कंपनी के साथ कोई फ्रॉड कर दिया, तो कंपनी जो है अपने नाम से इसके ऊपर केस कर सकती है। कोई भी पर्सन कंपनी के ऊपर कंपनी के नाम से केस कर सकता है, और कंपनी भी किसी के ऊपर भी अपने नाम पे केस कर सकती है, अपने नाम से केस कर सकती है। तो समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कंपनी के, इसमें से 7 पॉइंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको अभी हम देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट बच गया, लिमिटेड लायबिलिटी। अब यहाँ पर बात होती है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ना कि कंपनी की। तो इसको समझने के लिए इस एग्जांपल को देखो। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 तरीके के बिजनेस होते हैं। हम जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, और कंपनी बना सकते हैं। अगर मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम बिजनेस कर रहे हैं, तो एक अकेला सिंगल पर्सन है जिसने अपना बिजनेस शुरू करा, अपनी दुकान खोली। तो लेट्स सपोज उसकी दुकान की हालत सही नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है दुकान की। मान के चलते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में उसके बिजनेस के 10 लाख के एसेट है और उसकी लायबिलिटी हो गई 15 लाख। अब यहाँ पर वो इस लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पा रहा, उसने जो है अपनी बिजनेस के सारी एसेट्स को बेच दिया। कितने मिले उसे, 10 लाख रुपए मिले। सारी एसेट्स को बेच दिया का क्या मतलब है, उसने अपनी दुकान बेच दी, दुकान के अंदर का सारा सामान बेच दिया, दुकान के जो बैंक अकाउंट होगा उसका सब कुछ बेच दिया, मतलब उसने अपना दुकान का, बिजनेस का सब कुछ बेच दिया। और सब कुछ बेच के उसके पास 10 लाख रुपए आया, जबकि उसने जो है बिजनेस के लिए 15 लाख का लोन लिया था, तो उसकी लायबिलिटी है 15 लाख की। यहाँ पर मान लेते हैं उसने 5 लाख रुपए बैंक से लोन लिया हुआ था, और 10 लाख रुपए उसका क्रेडिटर्स का था जो उसने दे दिया। 10 लाख के एसेट बेच के 10 लाख रुपए उसने पे कर दिए, लेकिन 5 लाख रुपए की लायबिलिटी अभी बच गई। तो अभी 5 लाख रुपए वो बैंक को कहां से लाके देगा, क्या बैंक इसकी, इस पर्सन की, इस ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी में से 5 लाख रुपए रिकवर करेगी? क्या इसका घर बिक जाएगा? इसका बिजनेस तो बिक गया, बिजनेस का सब कुछ बिक गया, लेकिन क्या इसका ये घर भी बिक जाएगा? बैंक जो है इसके घर को भी बेच देगी 5 लाख रुपए रिकवर करने के लिए, घर का सारा सामान बेच देगी। तो बिल्कुल बैंक ऐसा कर सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर इस पर्सन ने किसी का भी कोई पैसा देना बाकी है, तो उस केस में इसका घर भी बिक सकता है, इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है, यहाँ तक इसके कपड़े भी बिक जाएंगे, इसके कपड़े भी उतर जाएंगे, सब कुछ बिक जाएगा, इसको कंगाल कर दिया जाएगा पूरा। यही होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस का यही ड्रॉबैक है कि यहाँ पर ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कल को अगर बिजनेस के अंदर कोई लॉस होता है, आपके सर पे लायबिलिटी है, तो आपको अपना सब कुछ बेचकर उस लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। और यही सेम हिसाब किताब होता है पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप के अंदर भी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यहाँ पर भी अगर मान लो 10 लाख की एसेट है, 15 लाख की लायबिलिटी है, 10 लाख की एसेट बेच के 10 लाख की लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, लेकिन 5 लाख की लायबिलिटी अभी भी बच गई। तो अभी 5 लाख की लायबिलिटी की रिकवरी आपके जो लायबिलिटी होल्डर्स होंगे, जो आपके बैंक होगा, आपके क्रेडिटर्स होंगे, वो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच देंगे, पार्टनर्स का घर बेच देंगे, पार्टनर्स का सब कुछ बेच देंगे। इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से इस पैसे को रिकवर करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन पार्टनर्स की, ये पार्टनर्स कौन है, इस पार्टनरशिप बिजनेस के ओनर। तो पार्टनरशिप के केस में भी ओनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इनका सब कुछ बिक जाएगा इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। लेकिन अगर बात करें कंपनी की, अब देखो यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर एक इसका एक्सेप्शन है, एक होती है एलएलपी। ये भी एक स्पेशल टाइप की पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाम से ही समझ में आ रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड का क्या मतलब होता है, वो कंपनी के अंदर समझेंगे, जो कंपनी वाला रूल है वो सेम रूल एलएलपी के अंदर भी लग जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ जनरल पार्टनरशिप की। ये जो एलएलपी होती है ये स्पेशल पार्टनरशिप फॉर्म होती है, ये स्पेशल पार्टनरशिप बिजनेस है, तो इसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन अगर बात करूं नॉर्मल वाली पार्टनरशिप बिजनेस की, तो वहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है। अब बात करते हैं कंपनी की।
कंपनी के केस में भी कंपनी का मालिक है। कौन है कंपनी का मालिक है? कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के केस में क्या होता है? कंपनी के केस में कंपनी की मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी खोलने का ये सबसे बड़ा फायदा है, कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कहां पर लिमिटेड होगी? कौन सी कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कौन सी कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? कंपनी के मतलब हो गया कंपनी के मेंबर्स की। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस टाइप की है। मेंबर्स लायबिलिटी डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की कंपनी खोली है आपने, आप किस टाइप की कंपनी के मेंबर हो। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप की कंपनी होती है लायबिलिटी के बेसिस पे। वैसे जो है कंपनी बहुत सारे टाइप की होती है। अगर हम कंपनी के टाइप्स बताने लग गए, कंपनी के टाइप्स के ऊपर बातचीत करने लग गए, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप की कंपनी आ जाएगी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कई सारी कंपनी हो जाती है, लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी। तो बहुत सारी कंपनी देख लो आपको मिल जाएगी, होल्डिंग, सब्सिडरी। तो हम यहाँ पर कंपनी के टाइप्स के ऊपर बात कर रहे हैं सिर्फ लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लायबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 तरीके की कंपनी होती है। हम कंपनी को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, और चौथी होती है अनलिमिटेड कंपनी। तो इन चारों को भी हम समझते हैं इस एग्जांपल से। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, उससे समझेंगे कि आखिर ये चारों किस टाइप की कंपनी होती है। तो इस एग्जांपल को देखो, ये एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये है इस कंपनी के मेंबर्स। तो यहाँ पर कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मेंबर की। इसने जो है कंपनी के 1000 शेयर खरीदे हैं। एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए। इसने कंपनी के 1000 शेयर खरीदे हैं। तो इसके पास कंपनी के कितने के शेयर है? 10,000 के। इसके पास कंपनी के 10,000 के शेयर है। ये कंपनी का मालिक है, लेकिन कितने का मालिक है? सिर्फ 10,000 शेयर्स का मालिक है। 10,000 के शेयर्स का मालिक है। और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1000। अब यहाँ पर इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बता रखी है, कंपनी की बैलेंस शीट दिखा रखी है। कंपनी के पास असेट है 40 लाख और कंपनी की लायबिलिटी है 90 लाख। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी जो है अपनी असेट्स को सेल करके अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर देगी। ये कंपनी बंद होने वाली है, तो कंपनी क्या कर रही है? अपनी 40 लाख की असेट बेचेगी और 40 लाख की लायबिलिटी पे ऑफ कर देगी। तो अभी भी 50 लाख की लायबिलिटी बच गई। तो अभी 50 लाख की लायबिलिटी कौन पे करेगा? क्या ये मेंबर्स पे करेंगे? कंपनी जो है क्या इन मेंबर्स के पास जाके बोलेगी कि 50 लाख रुपए पे करने हैं, तो तुम कंपनी के मालिक हो, तो तुम इन लायबिलिटी वालों को 50 लाख रुपए पे करो? क्या कंपनी इस पर्टिकुलर मेंबर को जाके बोल सकती है जिसने कंपनी के सिर्फ 1000 शेयर खरीदे? ये कहेगा मैं क्यों पे करूं? ऐसा थोड़ा ना होता है। मेरे पास तो सिर्फ 10,000 रुपए थे, तो मैंने कंपनी के शेयर खरीद लिए। आपने लेट सपोज किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आपने रिलायंस के 2 शेयर खरीदे। तो क्या रिलायंस कल को आपको आके बोल सकती है कि मुझे इतनी लायबिलिटी पे ऑफ करनी है, तुम कंपनी के मालिक हो तो तुम पैसा दो? क्या रिलायंस ऐसा बोल सकती है? नहीं बोल सकती। मालिक तो हैं, लेकिन सिर्फ 1000 शेयर्स के मालिक है। यहाँ पर ये सिर्फ 1000 शेयर्स के मालिक है। जिसने जितने शेयर्स खरीदे हैं वो सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, पहली कंपनी होती है हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आपकी लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितने के उसने शेयर्स खरीदे। कैसे पता चलेगा? अगर कंपनी के नाम के लास्ट में लिमिटेड लिखा है तो उसका मतलब है ये कंपनी एक लिमिटेड कंपनी है, यानी इनके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड लिखा होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो चाहे वो लिमिटेड लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो कंपनी लिमिटेड होती है उनके मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? अमाउंट अनपेड ऑन दी शेयर्स हेल्ड बाय एवरी मेंबर। यहाँ पर कंपनी क्या करती है? जब भी आप कंपनी के शेयर खरीदते हो तो उस केस में क्या होता है? कंपनी इकट्ठे आपसे पैसा नहीं मांगती। कंपनी क्या करती है? पहले इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेगी। पहले कहेगी 2 रुपए दे दो, फिर कहेगी 3 रुपए दे दो, फिर कहेगी 5 रुपए दे दो। इस तरीके से कंपनी पैसा मांगती है। पहली इंस्टॉलमेंट 2 रुपए की हो गई, दूसरी 3 की हो गई, तीसरी 5 की हो गई। इस तरीके से कोई भी हो सकती है। हो सकता है पहली 2 की हो, दूसरी भी 2 की हो, तीसरी 4 की हो। इस तरीके से भी कैसे भी हो सकता है, वो तो कंपनी की मर्जी है। तो ये कैसे पैसा मांगा जाता है, कितने इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है, वो आगे जाके हम देखेंगे। उसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? लेट सपोज इस पर्सन ने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, दूसरी पे कर दी, यानी 5 रुपए पे कर दिए, लेकिन अभी 5 रुपए देने बाकी है। 5 पे कर दिए, 5 देने बाकी हैं। तो अब इस केस में इसकी लायबिलिटी कितनी है? इसकी लायबिलिटी है सिर्फ ये बचे हुए 5 रुपए। 1000 शेयर इसने खरीदे, 5 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 5,000। ये 5,000 रुपए दे चुका है, 5,000 रुपए ये पहले ही दे चुका है, 5,000 रुपए इसने देने बाकी है। तो इसकी टोटल लायबिलिटी सिर्फ 10,000 की थी। इसकी टोटल लायबिलिटी सिर्फ 10,000 की थी, जिसमें से 5,000 ये दे चुका है, 5,000 इसके देने बाकी हैं। तो जो पैसा इसका अनपेड है शेयर्स के ऊपर, अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय एवरी मेंबर, जो मेंबर्स हैं उन्होंने शेयर्स के ऊपर जितना पैसा नहीं दिया, जो पैसा उनका शेयर्स के ऊपर अनपेड है, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही होती है। तो यहाँ पर कंपनी का कुछ भी होता है, कंपनी के अंदर कितना भी लॉस होता है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी भी हो, यहाँ पर ये जो 50 लाख
लाइबिलिटी वाले होंगे, इनको क्या होगा, इनको इनका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इनका पैसा डूब गया। ये कल को मेंबर्स के पास जाकर नहीं बोल सकते कि हमारा पैसा वापस करो। लाइबिलिटी कंपनी की थी, उन्होंने पैसा कंपनी को दिया था, ना कि मेंबर्स को। कंपनी ने अपने नाम पे लाइबिलिटी ली थी, कंपनी के नाम पे लाइबिलिटी थी, कंपनी के नाम पे एसेट थे। तो कल को अगर पैसा शॉर्ट पड़ रहा है तो उस केस में जिम्मेदारी कंपनी की होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, पूरी कंपनी बिक जाएगी, कंपनी के सारे एसेट बिक जाएंगे, कंपनी का सब कुछ बिक गया, बात खत्म, कंपनी खत्म हो गई, खत्म कहानी। लेकिन ये जो लाइबिलिटी वाले हैं, ये इस मेंबर्स के पास जाकर ये नहीं बोल सकते कि आप जो है तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में से हम पैसा निकालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसको कभी भी बेचा नहीं जा सकता। मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है, जितना उन्होंने अमाउंट अनपेड रह गया, जितना उनका अमाउंट अनपेड है बस वो उतना पैसा पे करेंगे, बात खत्म, उनकी लाइबिलिटी खत्म। अगर आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे, मान लो यहाँ पर इसने कंपनी के इस कंपनी के 200 शेयर खरीदे हैं, तो एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसकी लाइबिलिटी सिर्फ 2000 रुपए है, इससे ज्यादा इसकी लाइबिलिटी नहीं है। अगर मान लो उसने 10 में से 6 रुपए पे कर दिए, 4 रुपए पे करने बाकी है, तो 4 रुपए जो है कहलाएगा अनपेड अमाउंट, शेयर के ऊपर 4 रुपए का अनपेड अमाउंट है जो इसने पे करना है, तो इसकी लाइबिलिटी सिर्फ 4 रुपए रह जाएगी। तो समझ आ रही बात, जो हो गई लिमिटेड कंपनी। अब कुछ होती है हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कुछ गारंटी वाली कंपनी होती है, ये कुछ स्पेशल टाइप की कंपनी होती है जिनके अंदर मेंबर्स जो हैं एक गारंटी देते हैं कंपनी को। मेंबर्स पहले ही कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर जब भी कंपनी बंद होगी, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी का बंद होना, जब भी कंपनी के बंद होने का प्रोसेस होगा, तो उस टाइम पर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट गारंटी कर रहे हैं कि इतना पैसा हम कंपनी को दे देंगे। अगर कल को कंपनी का असेट बेचने के बाद कंपनी की लायबिलिटी पे ऑफ करने में कुछ पैसा शॉर्ट पड़ता है, तो उस केस में गारंटी वाली कंपनी के मेंबर पहले ही कंपनी को प्रॉमिस कर देते हैं कि हम इतने अमाउंट की गारंटी दे रहे हैं कि हम इतना अमाउंट कंपनी को, वाइंडिंग अप के केस में कंपनी चल रही है, कंपनी काम कर रही है, उस बीच में कभी भी गारंटी अमाउंट पे नहीं करी जाती। सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में बात हो रही है कि अगर कंपनी बंद होती है तो उस केस में ये जो मेंबर्स होंगे ये गारंटेड अमाउंट कंपनी को पे कर देंगे। अब होती है हमारे पास एक कंपनी जिसके अंदर गारंटी भी होती है और शेयर कैपिटल भी होती है, यानी यहाँ पर गारंटी की बात भी आ रही है और शेयर कैपिटल की बात भी आ रही है, यानी ए और बी पॉइंट दोनों मिक्स हो रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अगर गारंटी और शेयर कैपिटल दोनों है तो वहां पर मेंबर्स की जो लायबिलिटी होगी वो शेयर कैपिटल की भी होगी और गारंटी अमाउंट की भी होगी। जब मेंबर शेयर खरीदेगा तो उस टाइम पे जो शेयर के ऊपर अनपेड अमाउंट होगा वो भी पे करना होगा, यानी शेयर के ऊपर जितना भी अनपेड अमाउंट रह जाएगा। अगर मान लो इस पर्सन ने कंपनी के, इस वाली कंपनी के 500 शेयर खरीदे, एक शेयर है 10 रुपए का, इसको 5000 रुपए पे करने हैं, मान लो इसने 3 रुपए पे कर दिए, तो इसका अनपेड कितना है 7 रुपए, इसका अनपेड अभी भी 7 रुपए बचा हुआ है, तो 7 रुपए ये पे कर देगा। 7 रुपए के हिसाब से 500 शेयर का कितना होगा 3500 रुपए, तो 3500 रुपए इसकी लायबिलिटी है शेयर के ऊपर, जिसे इसे पे करना है। और साथ में इसकी लायबिलिटी और है, लेट सपोज इसने जो है इस कंपनी को प्रॉमिस कर रखा था, गारंटी दे रखी थी कि मैं जो है वाइंडिंग अप के टाइम पे 1 लाख रुपए पे कर दूंगा, ये इसने गारंटी कर रखी है। तो अब अगर फ्यूचर में वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा शॉर्ट पड़ता है, लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है, तो उस केस में इसको जो है अपने अमाउंट जो उसने गारंटी करी थी वो अमाउंट भी इसे पे करनी पड़ेगी, वो भी इसकी लायबिलिटी बन जाएगी। यहाँ पर क्या बोला, एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है ऐड करा जाएगा इसकी लायबिलिटी के अंदर अनपेड अमाउंट ऑन शेयर, इसको तो ऐड करा जाएगा जाएगा, साथ के साथ गारंटी वाली अमाउंट को भी ऐड करा जाएगा, दोनों को मिलाकर इसकी लायबिलिटी बनेगी। तो समझ आ रही बात, यानी सी पॉइंट जो है वो हमारा ए और बी दोनों का मिक्सचर है, दोनों को मिलाकर हमारा सी पॉइंट बनता है। तो ये हो गई तीसरे टाइप की कंपनी। अब फोर्थ है हमारी, एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, सेम वही सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाला हिसाब किताब, यानी यहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कहां तक अनलिमिटेड है, एवरी मेंबर इज लायबल टू कंट्रीब्यूट द एसेट ऑफ द कंपनी अंटिल ऑल द डेट्स आर पेड इन फुल। तो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर मान लो यहाँ पर 40 लाख की एसेट है और 90 लाख की लायबिलिटी है, तो इस केस में 50 लाख रुपए की लायबिलिटी अभी बची हुई है जो पे करनी है। तो अभी 50 लाख रुपए की लायबिलिटी कौन पे करेगा, अनलिमिटेड कंपनी में इसे पे करेगा मेंबर्स, इन्हें मेंबर्स पे करेंगे, शेयर होल्डर्स पे करेंगे। जब तक कंपनी के सारे डेट पे ऑफ ना हो जाए तब तक जो है मेंबर्स की लायबिलिटी खत्म नहीं होती, तब तक जो है मेंबर्स लायबल होते हैं। तो अनलिमिटेड कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर नहीं होती। इंडिया के अंदर कौन पागल होगा जो अनलिमिटेड कंपनी बनाएगा, कंपनी बनाई इसलिए जाइए ताकि जो है हमें लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिल जाए। कल को जो है अगर कंपनी में कोई भी लॉस होता है, कंपनी का कुछ भी नुकसान होता है, तो उस केस में कम से कम जो कंपनी का मालिक है, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी ना बिक जाए। तो इस बात का फायदा मिल जाता है कंपनी के अंदर। कौन सी कंपनी के अंदर, लिमिटेड कंपनी के अंदर। तो जितनी भी कंपनीज होती है इंडिया के अंदर वो सारी की सारी लिमिटेड कंपनीज होती हैं। हाँ, इंडिया के बाहर कुछ कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो अनलिमिटेड कंपनी होती है। अब वो अनलिमिटेड कंपनी क्यों बनाते हैं, उसका क्या फायदा होता है, इसका बनाने का क्या फायदा है, वो कंपनी लॉ के अंदर पढ़ोगे। ये सारी बातें आप कंपनी लॉ के अंदर पढ़ोगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं आपको कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स पढ़ा रहा हूँ। कंपनीज एक्ट के रूल्स की जितनी बातें हैं, कंपनीज के फीचर हैं, ये सारी बातें कंपनी लॉ के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ी जाती हैं।
यहाँ पर हम सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसका दूसरा नाम होता है, इस चैप्टर को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए, इसका प्रैक्टिकल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एग्जाम में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने हैं, एक आधा थ्योरी भी आ जाता है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, वहां पर आपको ये बेसिक थ्योरी तो आनी चाहिए, तभी जाके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं। तो इतनी थ्योरी हमारे लिए काफी है, इतना पढ़ना हमारे लिए काफी है। अभी एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की बात भी आ गई, बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ थ्योरी आती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको कराते रहूंगा। अब इसके बाद हम सीधा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।